Very good morning, everyone. I know my voice is very nice. कैसी तबीयत है दर्शिता? तनिष्का और आपके व्यवहार खत्म हो गए क्या? एक पास ऑन कर दी कि थोड़े दिन मैं जा रही हूँ, अब तू खराब करके रख, फिर थोड़े दिन मैं जाऊंगी, फिर तू खराब कर लेना। महक के कब तक है एग्जाम्स? अरे माइक बंद करो ना। महक के एग्जाम कल और है। कल हमने इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। कल हमने इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया, यस और नो? क्या आपने, जो मैंने आपको बोला कि एक बार बुक से देखना व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास, क्या आपको सिमिलर चीजें लगी जो हमने क्लास में डिस्कस की? लैंग्वेज माइट चेंज, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मिलेगा, बट द सेम थिंग दे आर सेइंग कि ऐसा होता है, रेशियोज में आपको ऐसे कमेंट करना है, रेशियोज का फॉर्मूला। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इंटरप्रिटेशन, यू मस्ट नो द फॉर्मूला फर्स्ट एंड यू नो कि वो बता क्या रहा है। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई कि वो रेशियो बता क्या रहा है, इट इज easy to pass on the comment. If we are talking about the gross profit ratio, we know that it's talking about the product profitability. If we're talking about the operating profit or a net profit after tax, so what it shows, it shows the management performance, how management work इफेक्टिवली। क्या मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रही है? इफ यू ऑब्जर्व, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसने पर्टिकुलरली एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को देखने की बात कही है। ऑब्वियसली इफ जीपी इज इंक्रीजेस, अगर किसी रीजन से जीपी इंक्रीज है तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज होगा, होगा या नहीं? मैम बाय डिफॉल्ट होना है, बिकॉज वो तो ऊपर से इंक्रीज होता हुआ आ रहा है, तो नीचे तो खर्चे, क्योंकि जनरली जो एडमिन या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दो, बाकी जो एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। जैसे कंपनी चले ना चले, आपके पास जो एम्प्लॉय, यू हैव टू पे द सैलरी। ऐसा थोड़ी हम एम्प्लॉयज रखते हैं कि जिस साल सेल ज्यादा होगी उस साल सैलरी ज्यादा देंगे उस मंथ, और जिस साल सेल्स कम, जिस मंथ सेल कम होगी हम सैलरी कम देंगे। इज इट? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ऐसा तो नहीं होगा कि चलो इस बार आप लोगों ने फीस आधी दी, चलो एसी बंद कर दे, दैट्स नॉट पॉसिबल, एक्सेप्ट वाईफाई। वही तो, इसलिए पूरी फीस दिया करो। सो बात समझ में आई? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो खर्चे होते हैं वो जनरली, एडमिन खर्चे वो फिक्स्ड इन नेचर के होते हैं, जनरली आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम फिर हमने नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो देखा था, जिसमें हमने ये देखा, दैट इज दैट पर्टिकुलर रेशियो इज टॉकिंग अबाउट दी क्वांटिटी और अ प्राइस। किसके बारे में बात करता है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो? मैम टर्नओवर की बात करें तो क्वांटिटी की बात करता है। वो ये बताता है कि मैंने अगर बिजनेस में 1 रुपया लगाया है तो मैंने उससे रेवेन्यू कितना जनरेट किया, ना कि प्रॉफिट कितना जनरेट किया। एम आई क्लियर? सो मैम जिस कंपनी में, जर्नली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, जिस कंपनी का जीपी ज्यादा होगा उसका नेट एसेट्स टर्नओवर कम होगा, और जिस कंपनी का नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा, जीपी कम हो सकता है। मैं जीपी के अमाउंट की बात नहीं कर रही हूं, परसेंटेज की बात कर रही हूं। आपको भले से अमाउंट ज्यादा दिख रहा होगा वहां पे, वहां हो सकता है कि आपको 1 लाख दिखे, बट जब आप उसको रेवेन्यू से कंपेयर करोगे तो वो 20% होगा। क्वांटिटी अमाउंट क्यों बढ़ गया पिछले बार के इस कंपेयर में? बिकॉज आपने सेल्स ज्यादा कर दी, जिससे आपका प्रॉफिट की क्वांटिटी बढ़ी, ना कि उसका मार्जिन। बात समझ में आई डिफरेंस? हमको पता है डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्स रिलेशनशिप। Am I clear, everyone? So, whatever the ratios we are discussing yesterday, it's all about the profitability, or we can say performance ratio. क्योंकि P&L क्या बताता है? Performance या position? परफॉर्मेंस बताता है कि उस साल आपने कैसे किया। अभी तक हमने, अगर रेशियो एनालिसिस भूल जाएं, तो अभी तक हमने देखा था कि वो प्रॉफिट के टर्म्स में सिर्फ आपको नंबर्स के फिगर्स में दिख रहा था कि हमने कैसा परफॉर्म किया है। हम डायरेक्ट बोलते थे सर रेवेन्यू बढ़ गया है, अच्छा परफॉर्म किया है। हो सकता था रेवेन्यू बढ़ा पर जीपी गिर गया हो, क्यों? क्योंकि प्राइस कम कर दी। बात समझ में आई? तो रेशियो एनालिसिस गिव यू एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन कि आप उस पर कमेंट कर सकते हो कि व्हाई इट इज इंक्रीज और व्हाई इट इज इंक्रीजेस। एम आई क्लियर एवरीवन? सो हमने अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में देखे या परफॉर्मेंस रेशियोज में देखे,
हमने चार रेशियोज पढ़े, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियोज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सा होता है, which is called ROCE, return on capital employed. That particular ratio is not talking about आपने रेवेन्यू कितना कमाया या उस साल प्रॉफिट कितना है, उसने ये बताया कि जितना पैसा लगाया उस पे रिटर्न कितना कमा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मतलब अगर हम एज अ बिजनेसमैन है, वी डोंट वांट टू सी कि इस साल कितना प्रॉफिट है, वी वांटेड टू सी यार इस साल 1 करोड़ लगाया है तो उस पे एक्चुअल में कितना रिटर्न आया है। मालूम पड़ा इस साल आपको 10 लाख का भी प्रॉफिट है, पर अगर उसको देखे कि लगाया तो 1 करोड़ था, उस पर 10 लाख ही मिला, तो इट्स यूजलेस। बात समझ में आई? तो रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो रोज हमेशा बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। बात क्लियर है? मैम बढ़ता हुआ तो हमको भी अच्छा लगता है, पर अच्छा है बुरा इस पे हम कमेंट कर सकते हैं, बट सीइंग द परसेंटेज फ्रॉम 20 to 30%, वी कांट कमेंट कि ये क्यों बढ़ा है क्यों घटा है। फॉर दैट वी हैव टू इंटरप्रेट द इंटायर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ P&L। बात समझ में आई? by seeing GP, by seeing NP, you can give the comment कि मैनेजमेंट वर्किंग इज वेल, दैट्स व्हाई NP बढ़ रहा है। जीबी में कह सकते हो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, यू कैन कमेंट। बट बाय सीइंग रोज बढ़ रहा है घट रहा है, बस आप ये बता सकते हो अच्छा है या बुरा है, बट यू कांट कमेंट कि क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है। बात समझ में आई? ठीक है मैम, सबसे बेस्ट तरीका होता है रेशो पे कमेंट करना, इंडिविजुअल रेशो को निकाल के हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन, इट मींस रोज अच्छा है या बुरा है, उसके लिए हमको दो रेशो याद है, मैंने कल आपको दो रेशो को कट करके दिखाया था, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो को आमने सामने रख के बताता, इसको काटो तो यू गेट द रोज। इट्स मींस रोज किसी भी रीजन से बढ़ सकता, अगर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बढ़ा तो भी रोज बढ़ेगा। तो रोज रुको मैं अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ। हमने ये किया था ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ operating profit divided by sale into 100, and this is the formula of net assets turnover ratio. It means रोज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो रोज अगर बढ़ रहा है तो वो किस भी रीजन से बढ़ सकता है, या तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा होगा तो भी रोज बढ़ सकता है, या फिर हमारा प्राइसिंग बढ़ा दी होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इससे भी हमारा रोज बढ़ सकता है। तो रोज कैन बी इंक्रीज बाय एनी ऑफ दिस। तो आपको टू कमेंट ऑन रोज कि रोज क्यों बढ़ रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट बोथ दी रेशियोज। देख लो कि अगर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है, इट्स मींस यू कैन कमेंट कि कंपनी ने प्राइसेस तो कम कर ली बट क्वांटिटी बढ़ा ली, यस और नो। और अगर जी इसकी वजह से बढ़ रहा है तो यू कैन से कंपनी ने प्राइसेस बढ़ा ली थी, तो जिससे जीपी बढ़ा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, यस और नो। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है चीजों की? यस मैम। मैंने कल आपको नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो सिखाया था, यस और नो? यस मैम। टाइम्स में निकलता है, और जो मैं एक कहानी आपको अभी सुनाऊंगी, इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस रेशियोज, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी रेशियोज। ठीक है? सपोज ये आया 10:1, इट्स मीन्स दैट मैंने 1 रुपए की कैपिटल लगाई तो उससे टर्नओवर कितना जनरेट कर लिया? 10। 10 टाइम्स नहीं, मतलब 10, हाँ 10 टाइम्स, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। अब सपोज, ये अच्छा है कि बुरा है, हाउ वी नो दैट? वी नीड टू डू कंपैरिजन। अब सपोज आई टोल्ड यू द इंडस्ट्री एवरेज इज 1:5, व्हाट यू से? इट्स अ गुड, बिकॉज थोड़ा सा आगे पीछे है। बट अगर मैं बोल दूं ये 1:22 योर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपने निकाला, मतलब 1 रुपए की कैपिटल लगा के आपने कितने का रेवेन्यू जनरेट किया? 22। बट आइडली जो इंडस्ट्री एवरेज है 1:5 है, कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा? सो आपको ऐसा नहीं लग रहा आपने जो मशीन्स लगाई थी जिनकी कैपेसिटी 10,000 बैग्स थी, आप उनसे 20,000 बैग्स बना रहे हो?
इट मीन्स दैट जब भी आप रेशियोज को कंपेयर करोगे, इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, तो अच्छी बात है। बट अगर इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इट शोज दैट यू ओवर यूटिलाइजिंग योर एसेट्स। बात समझ में आ रही है? अब एक सोचो, इंडस्ट्री आमतौर पे बोल रही है कि ऐसे बिजनेस में अगर 1 रुपया लगाया जाए तो 5 का ही टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। बट आप 1 रुपए की कैपिटल पे 22, तो ये आपकी इफेक्टिवनेस नहीं शो कर रही है। इट शोज दैट यू आर ओवर यूटिलाइजिंग द एसेट्स। इट मीन्स जो प्लांट 10,000 बैग्स प्रोड्यूस कर सकता है इन ईयर, आप उस पर 20,000 बैग्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 30,000। सो मैम, दैट सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। शॉर्ट टर्म में तो अच्छी है, क्या दिख रहा, अच्छा कमा रहे, अच्छा कमा रहे हैं, बट लॉन्ग रन में वो एसेट्स खराब हो जाएंगी। हमारी कैपिटल, जो हमारी एसेट्स है, हम जिनको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, अल्टीमेटली जिनकी लाइफ 5 साल होती, अब वो 2 ही साल में डैमेज हो जाएगी। ये तो फैक्ट है। यस और नो? कोई भी एसेट को आप ओवर यूटिलाइज करोगे तो उसकी लाइफ तो कम होनी ही है, beyond his capacity. Am I clear, everyone? So keep in mind when we do the comparisons with any ratios, बढ़ रहा है अच्छी बात है. You can say कि it's a good for the company, but it's good for in a short run. In a long run, it's a harmful for the company because it's over utilizing their assets. बात समझ में आई? हम क्या सोचते हैं, बढ़ रहा है यार, कितना अच्छा है ना, आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। लोग जो आमतौर पे 5 की जनरेट कर पा रहे हैं, हम 22 जनरेट कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आमतौर पे 5 हो रहा है और हम 22 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। इतना तक भी ठीक है, चलो ठीक है, वी आर बेटर यूटिलाइजिंग आवर एसेट्स, हमारी मार्केटिंग, हमारी दूसरी स्ट्रैटेजीज अच्छी होगी। बट जब 1:22 होता है, तो इट्स क्वाइट, थोड़ा सा हमको वियर्ड लगता है कि दैट्स नॉट पॉसिबल। बात समझ में? इट्स मोर देन डबल, ट्रिपल। Clear, everyone? So whenever you have to do the comparisons, keep in mind it should be nearby to the ideal ratios. It's not that आप beyond उसके limit में चले जाओगे. Am I clear? Okay. So we are winding up with, not with this chapter, but with the performance ratios. ठीक है, 4 रेशियोज पढ़े हैं। आई होप सो आपको थोड़ा सा उनका सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। देखो, समझना और प्रैक्टिकल करना बहुत डिफरेंस है। तो मैं अब भी बोलूंगी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको नहीं आएगा, वन गो में आप पॉइंटर निकाल ही नहीं सकते। सो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। बट हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उससे क्या क्या निकल सकता है। इट्स मीन्स दैट एग्जाम्स में अगर कुछ नहीं आया तो हम हमारा तो लिख के आ सकते हैं, उसमें नहीं फिगर आउट कर पाए, पर कुछ तो नॉलेज हमको है कि जीपी क्या बोलता है, एनपी क्या बोलता है, रोज क्या बोलता है, उतना तो लिख कर आना। उनको 10 पॉइंट चाहिए, उनके क्वेश्चन में 4 ही दे रखे होंगे, तो 6 तो अपनी मर्जी से ही लिखने ना, तो 6 लिख के आना। कोई, देखो, इंटरप्रिटेशन एक ऐसा क्वेश्चन है, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है। तो इसमें हमको कोई लोड लेने की बात नहीं है कि यार ये नहीं बनेगा तो हम फेल हो जाएंगे, कोई फेल नहीं हो सकता है। 20 मार्क्स ही है, 80 मार्क्स फिर भी स्टिल हमारे हाथ में है। और 20 में अगर 6-7 रेशोज ही निकालने के लिए आ गए, तो रेशोज तो निकालने का फॉर्मूला ही है, क्या नहीं आएगा। बट डायरेक्ट, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि चलो जीपी बताओ, तो आप डायरेक्ट जीपी निकाल के बता दो कि जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, वहां ऐसा मत करना। वहां यू हैव, भले से आप फॉर्मूला मत लिखना, बट वो अमाउंट पूरी जगह पे लिखना। जैसे जीपी जो दे रखा है वो यहाँ पे, रेवेन्यू जो दे रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के मत आना। वाई? बिकॉज देखो, उनका कॉन्सेप्ट एक जगह बहुत क्लियर है कि अगर आपने यहाँ पे जीपी गलत लिखा है और ये रेशोज आप बहुत जगह यूज कर रहे हो ना, तो वो एक ही जगह मार्क्स काटेगा कि आपका ये आंसर क्यों गलत आया, इस जीपी की वजह से गलत आया, तो वो एक ही जगह काटेगा। क्योंकि उसने फॉर्मूला में देख लिया कि यहाँ पे हर जगह वो यूज कर रहे हो, तो वो एक ही जगह काटेगा। बट अगर आपने डायरेक्ट परसेंटेज लिख दिया, तो ही डोंट नो कि आपने जीपी गलत लिखा था, कि सेल्स गलत लिखा था, कि क्या गलत लिखा था। तो हमेशा ऐसे प्रेजेंटेशन, फॉर्मूला नहीं भी लिख पाओ तो अच्छी बात है, मार्जिन बचा के चलना। क्योंकि देखो, अगर अपनी कॉपी दूसरों से अलग बनानी है, तो यू हैव टू डू गिव समथिंग यूनिक इन योर कॉपी। अगर कर लिया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ऐसे तो लिख कर आना ही आना, ताकि उसको दिखे आपने किसको जीपी कंसिडर किया है, किसको सेल्स कंसिडर किया है। तो बाय चांस गलत भी हुआ, तो वो एक ही जगह मार्क्स काटेगा, हर जगह उस रेशो को यूज करने के मार्क्स नहीं काटेगा। बात समझ में आई? डन?
यस मैम। सो कल वैदेही ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था रिलेटेड टू दी कंसोलिडेशन। लोग सोच रहे होंगे, जैसे ही मैंने बोला वैदेही ने एक क्वेश्चन भेजा तो लोग कहेंगे वाह यार, रेशियोज के भी क्वेश्चन चालू कर दे, नहीं चालू किए हैं। ठीक है, सो वैदेही ने एक क्वेश्चन दिया था रिलेटेड टू दी कंसोलिडेशन एंड आई फाइंड इट वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर इज 160 168। आई होप आप लोगों ने सबने मुझे बोला ही था कि मैम हम कंसोलिडेशन कर चुके हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी, सो बी रेडी। वैदेही वैदेही को एक्सप्लेन करना है बट आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? क्योंकि सबने बोला था मैम हमारा तो ए सेक्शन बी सेक्शन, रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। हम साथ में ही थे, हमने साथ में ही भेजा है। Which of the following statement regarding the consolidation financial statement is correct? For consolidation, it may be acceptable to use the financial statement of subsidiary where the year end differs from the parent by 2 months. Even they allowed by the 3 months too. इट मीन्स दैट अगर दोनों का रिपोर्टिंग पीरियड अलग अलग है बट उनमें वेरिएशन कितने महीने का है, 3 मंथ्स तक का है, तो दे कंसिडर टू अलाउ कंसोलिडेशन बाय डूइंग रिस्पेक्टिव चेंजेस, थोड़ा सा चेंज करके, बट दे अलाउ टू डू कंसोलिडेशन। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है? For consolidation, all companies within the group must have the same year end. No, it's not compulsory. मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 रीजंस हैं where you not need to consolidate. Otherwise तो चाहे ईयर एंड अलग हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग हो, नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो, you have to do consolidation. So all the companies within the group must have. This statement is incorrect. All companies within a group must have the same accounting policies. No, इट इज नॉट कंपल्सरी। दो कंपनीज अलग अलग है तो मालूम पड़ा कंसोलिडेशन नहीं करना, तो उसको बोला यार तू इसमें थोड़ी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग कर ले तो अपने को कंसोलिडेट नहीं करना पड़ेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। इफ योर अकाउंटिंग पॉलिसीज इज डिफरेंट, you have to do the adjustment related to the accounting policies in a group company, but you have to do consolidation. Am I clear, everyone? So this statement is also incorrect. The profit made on all intra-group sales in the year must be removed from the consolidated financial. Is this correct? Is this correct? अब इसने क्या बोला? Read this statement. The profit made on all intra-group sales in the year must be removed from the consolidated financial statement. Is it correct or incorrect? Incorrect. Why? Because मैम ऑल प्रॉफिट थोड़ी हटाते हैं। वी जैसे आपने क्लियर बोला अनरियलाइज प्रॉफिट हटाते हैं, ये तो सारे ही प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो अगर उसने थर्ड पार्टी को भेजा होगा तो भी प्रॉफिट एलिमिनेट करूंगी क्या? नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली द ए वन। आंसर इज ए। ओके, क्लियर, डन? यस मैम। सो पेरेंट सोल्ड टू एसोसिएट्स, 30% इज एसोसिएट्स, ठीक है? एंड अनरियलाइज प्रॉफिट पूरा बता रही हूँ, ठीक है? इट्स 1000। यू हैव टू टेल मी बैलेंस शीट में भी क्या इंपैक्ट आएगा, पीएनएल में भी क्या इंपैक्ट आएगा। मैं सोच के आई थी कि आज मैं कंसोलिडेशन का टेस्ट लूंगी, क्योंकि आई एक्सपेक्टिंग यू कि आप 2 दिन में एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, पर उसमें भी 2 दिन में आप एक पर्टिकुलर एक चैप्टर का कर रहे होंगे ना। रैंडम मैं ही पूछ लेती हूँ, बोलो आंसर। बैलेंस शीट में क्या होगा और एसओपीएल में क्या होगा? इन्वेंट्री प्लस होगी, अगेन पढ़ो क्वेश्चन। और वैसे भी इन्वेंट्री में माइनस होता है बिकॉज प्रॉफिट उसमें ऐड होता है तो हम माइनस करते, तो इन्वेंट्री प्लस तो नहीं होती।
वर्क बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में दो इम्पैक्ट आएंगे क्योंकि ड्यूअल अकाउंटिंग है। तो क्या इम्पैक्ट आएंगे बाय पीएनएल में, बैलेंस शीट में? डेबिट क्या करेंगे? वर्किंग नोट 5 कितने से? क्रेडिट क्या करेंगे? इन्वेंट्री। वेरी गुड यार, सब मेरी ही क्लास में इंटेलिजेंट है। क्लियर बोला था। प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पी, दैट्स व्हाई वी डेबिटेड द वर्किंग नोट 5। ए, इन्वेंट्रीज लाइज इन द बुक्स ऑफ ए। क्या आप एसोसिएट को जब कंसोलिडेट करते हैं तो इन्वेंट्री आ रही होती है? नहीं, तो डेबिट क्रेडिट साइड तो कम कर दिया, डेबिट कुछ तो कम करना पड़ेगा, तो क्या कम करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो? पीएनएल में कहा जाएगा? हाँ, किसी की आवाज तो आई, और जो बोला वो सही बोला, पर किसने बोला ये समझ में नहीं आया। सीओजीएस में प्लस होगा, क्यों? प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, और पेरेंट का है तो मैम वर्किंग नोट सीओजीएस में जाके पर को ऐड करेंगे, क्यों? बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द प्रॉफिट। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम डबल अकाउंटिंग करना रहता है तो पीएनएल में अरे पीएनएल और बैलेंस शीट मिला के जो वर्किंग नोट 5 है, इट इज एसओपीएल का आइटम। वर्किंग नोट 5 इज रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट लाइज इन द एसओपीएल, वहां से आया है, तो ये हो गई डबल अकाउंटिंग। ये मत समझना बैलेंस शीट में भी डबल अकाउंटिंग किया, डेबिट क्रेडिट कम किया है तो पीएनएल में भी डेबिट क्रेडिट कम करेंगे। बात समझ में आई? कहाँ चले गए थे अपन सब जब हम पढ़ा रहे थे? मैम देखो, एसओपीएल बहुत अच्छे से कर लिया है, बैलेंस शीट बहुत अच्छे से कर लिया है, पर ये नहीं किया था अच्छे से। यस और नो? यस और नो? बिगनिंग ऑफ द ईयर में बेचा है। अब तो समझ में आ गया, कॉस्ट 1 लाख की है, उसने सब्सिडरी को बेचा है कितने में? 1,20,000 में। एंड द लाइफ इज 5 years। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट? व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट इन अ बैलेंस शीट और व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट इन एसओपीएल? दिस इज, कौन है? लाइफ दे रखी तो क्या बेचा होगा? इन्वेंट्री। चलो, ये तो कम से कम इतने इंटेलिजेंट तो हो कि इन्वेंट्री होगी। मेरे को जानना ही नहीं है, यू हैव टू टेल मी द आंसर, बस। वो क्या करें, क्योंकि बोल तो हम बहुत लेते हैं, आंसर नहीं आता हमारा। एक दिन गेम खेलेंगे अपन, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, जो आंसर सही देगा उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट दोगे आप लोग। 4,000, यस। और 20,000 जो भी, तो उसके में पेरेंट की बुक में प्रॉफिट है। मेरे को जनरल एंट्री चाहिए, जनरल एंट्री करके मुझे बताओ क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कहाँ बढ़ेगा, या फिर मेरे को बस बता दो कि वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 5 में बढ़ेगा घटेगा, ये बता दो बस। वर्किंग नोट 2 में 4,000 ऐड होगा तो क्रेडिट करेंगे वर्किंग नोट 2 4,000, यस। हाँ, जो भी है। और मेरे को माइनस नहीं हाँ चलो पहले वैधे, हाँ। उसके बाद जो वर्किंग नोट 5 जो है, हाँ, उसमें से लेस अबाउट 20,000 प्रॉफिट। हो गई मैच। मैम वर्किंग को 2 से 4,000 माइनस होगा और बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा कितना? कितना? 4,000 इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। हो गई आपकी जनरल एंट्री मैच। कितना?
यूज योर ब्रेन, यूज योर पेन एंड यूज योर कॉपी, एंड जैसे समझाया ना वैसे ही करो। प्लीज डोंट यूज योर ब्रेन कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और हम सिर्फ मुंह से कर लेंगे। बनाओ ना टेबल विद ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर एंड टोटल। ऐसे ही सिखाया है मैंने कि कैसे सिखाया है? आपने कभी मुझे बिना ऐसे करते हुए देखा क्या? विद ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर और मन से आंसर निकाल दिया हो? एवरीवन यू हैव टू डू। अगर आप क्लास में आए हो नहीं आए हो तो भी करना है। पार्थ, शिखा, स्वाति। मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर बोला है। हम्म। डेबिट, क्रेडिट एसेट कितने से? 20,000 से। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, हम दिमाग लगा रहे थे बिना करे। आप आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ पता है? 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता है टू डू द कैलकुलेशन, ठीक है? बट टू सिक्योर दैट 1 मिनट वी आर वेस्टेड आर 5 मिनट्स टू फिगर आउट। इवन तो फिगर आउट करने के बाद वो भी गलत है, तो आप 5 मिनट लगा रहे हो फिगर आउट करने में जस्ट टू सेव 1 मिनट, प्लस जो आपने आंसर निकाला वो भी गलत निकाला, तो एग्जाम्स में आपको जो मार्क्स मिले वो भी 0 मिले। तो सही क्या प्रोसेस है? डू द कैलकुलेशंस। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। आप समझो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ पूरा डेटा लिखती हूँ, मिनट लगता है, बट मेरा जो बार बार क्वेश्चन पढ़ने का मिनट है ना वो बचता है। टाइमलाइन क्यों बनाती हूँ एक बात बताओ? मैं तो आपको क्या लगता है कि ये मैं मुंह बोली नहीं कर सकती? नहीं कर सकती हूँ क्या मुंह बोली? पर आपने कभी मुझे देखा है क्या मैंने कोई भी आपको कंसल्टेशन का क्वेश्चन कराया हो मैंने मुंह बोली बोल दिया हो कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, इसको जर्नल एंट्री कर दो? सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको मालूम है एग्जाम्स में यू नॉट नीड टू पास दैट जर्नल एंट्री, बट दैट जर्नल एंट्री गिव यू एवरीथिंग क्लियर कि अच्छा इसको डेबिट करना, इसको क्रेडिट करना, इसको डेबिट क्रेडिट करना, बहुत क्लियर होता है। आप बताओ वैदे, अगर आप ये विद ट्रांसफर और विदाउट ट्रांसफर लिखते तो क्या कंफ्यूजन होता? एसिड कम करना है कि नहीं करना है? तो फिर अपन ने क्यों नहीं किया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाह रही हूँ। एग्जाम्स में वर्किंग जितनी करोगे ना उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। वर्किंग के नहीं भी मिल रहे होंगे पर कम से कम आंसर तो सही आएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नचिकेत कहाँ से आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? एसेट नहीं बोला आपने, मेरे कान इतने तो खराब नहीं है कि इंसान कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल रहा है और मैं एसेट सुन रही हूँ। आप समझ रहे हो? इट जस्ट एक्सक्यूज। बट चलो माना आप सही हो गए, कंप्लीटली एग्री, ठीक है। बट 4,000 से तो एसेट कम नहीं होती। चलो मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह गलत सुन लिया, आपने एसेट बोला होगा, मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सुना, एग्री। बट 4,000 से तो कम नहीं होती, वो 16,000 से ही होती। तो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं तो लैकिंग है। प्लीज गाइस थोड़ा सा सिंसियरली बिहेव कर लो। जो बोला है ना वैसे ही करो, डोंट यूज योर ब्रेन। टीचर अगर बोल रहा है ना तो वो उसके एक्सपीरियंस लेके बोल रहा है। मैंने आपको कैश फ्लो पढ़ाया था तब भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं पहले लोगों को गलत तरीके से कैश फ्लो करवाती हूँ, ठीक है? बट हमारे पास मार्जिन नहीं है इसलिए मैंने आपको पहले सही तरीके से ही करा दिया। बट अगर मैंने आपको फर्स्ट टाइम सही तरीके से करा दिया तो यू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द तरीका दैट आई आस्क यू टू डू सो। आपको उसका वैल्यू नहीं समझ में आया, गलत तरीके से कराती ना जब पूरा घूम जाते तो रियलाइज होता कि हाँ दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दी सॉल्यूशन। तो आप समझो कि अगर टीचर किसी रीजन से बोल रहा है तो उसने बहुत इफ एंड बट सारे ट्राई कर रखा है। मैं सारे इफ एंड बट्स ट्राई कर चुकी हूँ। आपको क्या लग रहा है दिस इज द ओनली बैच दैट आई एम टेकिंग? बहुत बैचेस ली है। हर बैच में कोई ना टीचर हर बार मॉडिफाइड होता है, सेम प्रोसेस में चल ही नहीं सकता।
वहां कुछ और तरीके से सिखाया। जैसे मैंने आपको कल नहीं बोला था, जब मैंने IAS 2 पढ़ाया, कि आज आपको पढ़ाया, मुझे थोड़ा सा लेकिंग लगा टू एक्सप्लेन दिस, मतलब मैं और बेटर वे में। आज प्रेस्टीज वालों से कल पूछना, उनको एक एक चीज, मतलब उनको आधे घंटे में IAS 2 पूरा कंप्लीट कराया। इट मीन्स टीचर भी मॉडिफाइड होता है, टीचर भी अपने आप को चेंज करता है, जब वो एक्सप्लेन करता है उसको डिफरेंट वेज दिखते हैं। तो बात समझ में आई? सो यू हैव टू डू ईच एंड एवरी वर्किंग, जो मैंने बोली है वैसे ही करना है। अगर मैंने बोला है ऐसे करके लिखना है तो ऐसे लिखना है। एग्जाम में इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, किसकी बुक से कम करना है, क्या करना है। कम से कम यहां समझ में आता है किसने किसको बेचा है। एम आई क्लियर एवरीवन? चलो, इसका PNL में क्या इम्पैक्ट जाएगा इसी का? ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा, क्यों? बिकॉज वो डेप्रिसिएशन हटाना है खर्चे में से, ठीक है। और वर्किंग नोट 5 to 20,000 का प्रॉफिट है, वो भी हटाना है, तो वो माइनस होगा और ये प्लस होगा। बात क्लियर है? यस मैम। मैम फिर एक चीज और हमको समझनी है, कि वर्किंग नोट 2 बनाते हैं एनसीआई की कैलकुलेशन में, तो एनसीआई की कैलकुलेशन में 20 का इम्पैक्ट जाएगा कि 4,000 का इम्पैक्ट जाएगा? 4,000 का। ऐड होगा कि लेस होगा वहां पे? ऐड होगा ना, क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया था, आपको उसका इम्पैक्ट हटाना है, तो यू हैव टू ऐड बैक। एम आई क्लियर एवरीवन? डन? बिगनिंग ऑफ द ईयर एक्वायर किया है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द ईयर एक्वायर किया है, जिस दिन एक्वायर किया था उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। बट एक्चुअल में उस एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना था? 80,000। सो यू हैव टू टेल मी कि कौन से वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट आएगा, क्या आएगा, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उस एडजस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट देंगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन किसी को डाउट? नचिकेत, बिगनिंग ऑफ द ईयर एक्वायर किया था और ईयर एंड पे बना रहे हैं, ठीक है। डू इट। वर्किंग नोट से स्टार्ट करो। कितना अमाउंट? विथ अमाउंट क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? लेस करेंगे, 20,000 लेस करेंगे, ठीक है। लेस करेंगे। अरे, आप मुझे अमाउंट निकाल के बताओ एग्जैक्ट, कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट होएगा, कितना एसेट्स का अमाउंट होएगा? बोलो। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना? तो मुझे चल, आप लोग मेरी क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। मैं आ गई वर्किंग नोट 2 पे। एट एक्विजिशन एंड एट रिपोर्टिंग, बोलो क्या करूं मैं? फेयर वैल्यू लिखा, चलो क्या? 80,000 एट रिपोर्टिंग, ठीक है। एट एक्विजिशन भी 80, ठीक है। चलो, और डेप्रीसिएशन कितना? बोलो बोलो। 18 का 16,000 होता है, ठीक है। चलो, यस प्रफुल, क्या होगा? 20,000 लेस होगा, ठीक है। और डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे 4,000। वैल्यू पे दोनों ऐड होंगे 20 और डेप्रिसिएशन सिर्फ रिपोर्टिंग से माइनस।
20,000 ऐड होंगे और 4,000 डिप्रिसिएशन लेस होगा, ठीक है। और कुछ वैसे ही आपका कुछ अलग आ रहा है ओपिनियन, तो कौन से ओपिनियन से मैच कर रहे हैं? पिंक, ग्रीन और रेड? ग्रीन। एवरीवन ग्रीन। विनायक क्या जवाब? तो ग्रीन के कौन सा? विनायक तो ऐसा लग रहा है कि बोलना ही नहीं है। मैंने मैंने बोलने के लिए बंदे हायर कर तो रखे हैं, ये जो बोलेंगे उसमें बस मुंडी हिलानी है। क्या? ग्रीन। रोहित, हम आपके हिसाब से देख लो जो अच्छा लगे। फ्लिप करना है? ग्रीन होगा क्या? तो ग्रीन होगा, तो रेड का ऑप्शन ही हटा ले। यस रुद्र, ग्रीन। दीपांशु, ग्रीन। रोहित, अरे समय दो थोड़ा। देखो, पहली बात, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जिसमें मैंने 1 लाख का एसेट मेरी बुक्स में था, उसने उसकी वैल्यू सिर्फ 80,000 नापी है। इट मीन्स दैट मुझे 20,000 रुपए, मेरी बुक्स में 1 लाख का एसेट है, बट सामने मैं थोड़ी 1 लाख ऐड करूंगी। मैंने जब 80 दिया है तो मैं 80 पे ही ऐड करूंगी। अब मेरी नेट एसेट्स में तो एसेट्स 1 लाख होके आई थी, यस और नो? आपने जब सब्सिडरी की सीधे नेट एसेट्स ली तो उसमें तो 1 लाख थी, मैंने 1 लाख ली, सो आई हैव टू रिड्यूस बाय फेयर वैल्यू बाय 20,000। यस मैम। और मैम, मैंने डेप्रीसिएशन 1 लाख पे लगाया था, लॉजिकली लगना था 80,000 पे, तो जो मैंने एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन हटाया वो भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो मैंने ये 4,000 का डेप्रीसिएशन हटाया, हटाया तो इसलिए प्रॉफिट को बढ़ाया। द करेक्ट एडजस्टमेंट इज दिस। और अपन कहाँ से 80-80 ले आए 16,000 सीधे? मतलब एक तो चलो यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि वो कॉन्सेप्ट में उल्टा कर दिया, बट समहाउ शी इज राइट। यहाँ तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट की चाचा हो गए हैं। दर्शिता मैम, बस यही कॉन्सेप्ट में मिसिंग थी, बाकी तो सब अटेंड किया था मैंने। बात समझ में आई? तो आपको अगर विजिबल हो रहा हो तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से कॉन्सेप्चुअल लैगिंग फील कर रहे हैं। सो यू नॉट, अभी हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको एक एक एडजस्टमेंट लेना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है पी सोल टू एस, और इसका एडजस्टमेंट क्या होगा उस एडजस्टमेंट को करके देखना है। बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम्स में एडजस्टमेंट्स ही आने हैं। आपने जितने क्वेश्चंस देखे होंगे, कहीं पी एस को बेच रहा है, एस पी को बेच रहा है, कहीं मार्कअप है, कहीं मार्जिन है, इसके अलावा कुछ और बेच रहा है क्या? वो इन्वेंट्री ही बेच रहा है। तो एडजस्टमेंट सब में सेम है। मेरी बात बैठी क्या दिमाग में? मैं सोच के आई थी कि आज मैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस पूछूंगी, कि देखे तो सही, ये लोग जो बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम तो रोज का एक, कौन बोला था कल परसों ये, नहीं कल, क्या नाम है, अभिषेक ही बोल रहे थे कि जो आप पढ़ाते, नहीं अभिषेक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई टेक माई स्टेटमेंट बैक। 2 दिन में एक बार कोई तो डेली बोला था, या तो धीरज बोला था कि मैं घर जाके जो आप पढ़ाते हो वो पढ़ता हूँ और फिर कंसल्टेशन कर ही रहा हूँ, कोई तो बोला था आप दोनों में से। फ्लिप मत करना, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, यहाँ पे भी कैमरे, हिडन कैमराज हैं। कोई तो बोला था, आप दोनों में से ही कोई बोला था कि हम घर पे ये पढ़ते हैं जो आप पढ़ाते हो थोड़ा बहुत, और फिर कंसल्टेशन चल ही रहा है। और किसने कहा था आधे घंटे में कंसोलिडेशन हो जाते? दोनों में से ही कोई हीरो था, कोई तो था जिसने ये बोला था। मैंने पूछा, आप हो, गारंटी हो आप? मैंने आपसे पूछा था कंसल्टेशन क्वेश्चन करने में कितना समय लगता है, तो आपने बोला आधा घंटा। तो आधे घंटे में ऐसे ही होते होंगे मेरे ख्याल से सॉल्व। गलत गलत, क्योंकि मिनिमम 45 मिनट्स लगता है कंसल्टेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो एग्जाम में एक्सपेक्ट भी करता है कि तब समय लोगे, तो आपके 30 मिनट में कैसे हो रहे? आपने 30 बोला था कल, फ्लिप मत करना आज। फ्लिप कर गए हो आप। चल, अरे झूठ, सफा झूठ। चलो, कमिंग बैक टू द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। वी आर डन विथ परफॉर्मेंस रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इजी रेशियो जो आप 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज। What do you mean by liquidity ratio? मैम, it is that type of ratios which shows कि मेरे पास कितनी liquidity है। अब ये मत समझना कितना पानी है,
ठीक है, कि लिक्विड में कितनी सारी चीजें मेरे बॉक्स में, नहीं। लिक्विडिटी इट मीन्स दैट मेरे पास कितना कैश या ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है या ऐसे फंड्स अवेलेबल है दैट इजीली कन्वर्टेबल इनटू दी कैश। एम आई क्लियर एवरीवन? दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। आपने 11th एंड 12th में बेसिकली दो रेशियोज का पढ़ा होगा, कौन कौन से रेशियोज? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियोज, ठीक है, वेरी गुड। क्या क्या? इन्वेस्टिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। और जिसको एसिड टेस्ट, रुक जाओ यार मेरे को भी नाम याद नहीं है, एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाता है, ठीक है। सो लिक्विडिटी रेशियोज में हम ब्रॉडली ये दो रेशियोज पढ़ते हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े, और तीन रेशियोज में आपको नए पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज टू 1, मतलब इनटू 100 नहीं होता है, ये ऐसे निकलता है। तो व्हाट इट रेशियो शोज, सपोज माय रेशियो इज 3:1, ठीक है, ये निकाला तो दैट इज 3:1। इट मींस दैट ये रेशियो बताता है 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए, 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास कितनी लिक्विड एसेट्स है? 3, ठीक है। आपने अगर 11th-12th में पढ़ा होगा द आइडल रेशियो इज 2:1 बोलते हैं, बट नाउ द आइडल रेशियो इज नॉट 2:1, इट्स 1.5:1, ठीक है। आप जब करंट रेशियो निकालते हो, लिक्विडिटी रेशियो निकालते हो, तो इट शोज दैट कंपनीज के पास कितना फंड्स अवेलेबल है इन अ लिक्विड फॉर्म टू रीपे इट्स करंट लाइबिलिटीज। एम आई क्लियर? करंट ड्यूज, ठीक है। जर्नली देखे तो करंट एसेट्स में तीन चीजें मेनली आती है, इट्स कैश, रिसीवेबल्स एंड करंट एसेट्स। कौन सी होती है? चलो आज तो ये बता दो। वेरी गुड, तो जोर से बोलो, जब गलत बोलते हैं तब तो अपन बिल्कुल जोर से बोलते हैं, बस। इन्वेंट्रीज मेनली तीन करंट एसेट्स होती है विच इज कॉल्ड कैश, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, ठीक है। सो मैम करंट रेशियो आइडियली हमको ये बताता है कि 1 रुपए लाइबिलिटी पे करने के लिए मुझे कितना चाहिए, मेरे पास कितनी एसेट्स है? 3। इट्स अ गुड। अब मुझे बताओ, इज दिस गुड और बैड? आइडियली इज अ गुड रेशियो, ठीक है। 1:3 मतलब अच्छी बात है, कंपनी के पास मतलब कंपनी का इतना फंड्स है। इट मीन्स व्हाट इट शोज, कैन आई से इट शोज दैट कंपनी अपनी कैश को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। जो वो डेटर्स को सेल कर रही है, डेटर्स तो आ रहे हैं बट उनसे करेक्टली रिसीव्ड भी करती जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसीवेबल्स ही बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। एम आई क्लियर एवरीवन? पर मैम ये बता ही नहीं सकते कैसे। एक बात सोचो, करंट एसेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी थिंग्स, रिसीवेबल्स, कैश एंड इन्वेंट्री। तो कैसे कमेंट कर सकते हो कि रिसीवेबल्स कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, पैसा वसूल रही है, वहां रिसीवेबल्स ज्यादा होंगे? बात समझ रहे हो? हाउ यू कैन से कि बाय सीइंग जस्ट दैट कि 3:1 है, इट मींस कंपनी अपने रिसीवेबल से पैसा ले रही है। अरे रिसीवेबल्स हो सकता है ना वही बढ़े जा रहे हो, क्योंकि करंट एसेट्स में हम क्या मान रहे हैं, रिसीवेबल्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। तो पिछले साल भी 1 लाख थे, इस साल वो रिसीवेबल्स 2 लाख के हो गए, तो करंट एसेट्स तो अच्छा ही होगा ना, करंट रेशियो तो अच्छा ही होगा। तो we can't say कि because of that companies manage the funds effectively. Am I clear? So वो कैसे कमेंट करेंगे? हम तीनों आइटम्स को इंडिविजुअली देखेंगे। हम देखेंगे कंपनी का कैश कितना है, ऐसा तो नहीं करंट एसेट्स में मेनली सिर्फ रिसीवेबल्स ही रिसीवेबल्स हैं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कंपनी इन अ बैड पोजीशन, कंपनी नॉट मैनेजिंग द कैश इन अ बेटर वे, मतलब उसका पैसा ब्लॉक पड़ा है। और यू नो ना, रिसीवेबल्स में इनहेरेंट रिस्क होती है टू बिकम्स बेड डेप्ट। अब जैसे मुझे इनसे 1 लाख लेना था, मैंने इनसे तो 1 लाख लिया नहीं, इनको भी दे दिया तो 2 लाख हो गए, 3 लाख, तो आपका करंट रेशियो तो बढ़ ही जाएगा। बट वो अच्छा है क्या? मैम आइडियली बढ़ रहा है, बट इट इज नॉट गुड फॉर अस बिकॉज हमारे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, कैश नहीं बढ़ रहा है। सो वेन एवर यू हैव टू डू द कमेंट ऑन करंट रेशियोज, प्लीज सी कि कैश का कितना है, रिसीवेबल्स कितने हैं, और
इन्वेंट्रीज कितनी है। एम आई क्लियर? समटाइम्स पता है लोग क्या करते हैं, देखो आइडियली कितना रखना चाहिए, 1:5, 1.5:1, मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास कितनी करंट एसेट्स होना चाहिए, 1.5। आइडियली ये माना जाता है, हम भी एग्री करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अब लोगों के पास ना कैश नहीं होता, तो लोग क्या कर लेते हैं, इन्वेंट्रीज खरीद खरीद के रख लेते हैं। अगर इन्वेंट्रीज भी बढ़ी तो आपका रेशो तो बढ़ेगा ही। तो इट मीन्स दैट आपको देखना है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे ऐसा लिखा होता 0.5:1, आप कमेंट कर देते कि कंपनी ना बैड सिचुएशन विदाउट नोइंग कि क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है। तो इट मीन्स दे हैव टू मेंटेन द आइडल रेशियो 1:5, 1.5:1। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे, चल कैश के फॉर्म में नहीं है, रिसीवेबल्स तो बढ़ा नहीं सकते, इन्वेंट्री खरीद लो। इन्वेंट्री डेड स्टॉक में भी है, बढ़ाते जाओ, इन्वेंट्री बढ़ाते जाओ, बिके ना बिके इन्वेंट्री करते जाओ। बात समझ में आ रही है? सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली वेन एवर यू हैव टू डू द कमेंट, आपको करंट एसेट्स के ईच कंपोनेंट को देखना है कि क्या ज्यादा है, कैश ज्यादा है, इन्वेंट्री ज्यादा है कि रिसीवेबल्स ज्यादा है। एम आई क्लियर? अब एक बात बताओ, यहां तक सेटल्ड हो? यस। हाँ, पर प्राइस वेरिएशन आता है, कभी कभी कैसा होता है हमारे पास स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज है। इट मींस आपने इन्वेंट्री खरीदी वो बिकी ही नहीं, तो वो तो हमेशा आपके करंट एसेट्स में आएगी, पर वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे सपोज मेरा कार्स का बिजनेस है सपोज, ठीक है, अब वो कार्स तो बहुत स्लोली बिकती है, पर इट्स ऑलवेज बीन अ माई इन्वेंट्री। नो, अब वो मैंने कैश में भी पेमेंट किया हो, पर वो मेरी इन्वेंट्री सालों साल चलती जाएगी। स्लो मूविंग इन्वेंट्री की वजह से करंट रेशियो बिगड़ता है, इसलिए तो क्विक रेशियो निकाला गया है जिसमें इन्वेंट्री को एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंट मूविंग इन्वेंट्री है ना, जैसे लाइक हम स्टोर्स देखते हैं, डीमार्ट है, या उनकी इन्वेंट्री फ्रीक्वेंट मूविंग है, तो उसमें यहाँ पे करंट रेशियो निकालोगे चलेगा। पर जहां पे बिल्कुल ही स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, आज खरीद ली 10 साल बाद बिकेगी, या 1 साल बाद बिकेगी, 2 साल बाद, तो यार वो इन्वेंट्री कभी करंट एसेट्स नहीं हो सकती। वो इतनी इजिली कन्वर्ट होगी क्या कैश में? नहीं हो सकती। बात समझ में आई? चलो, अब एक बात सोचो, रेशो क्या होना चाहिए, 1.5:1 आइडल। अब मैं बोल रही हूँ 22:1 है, कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा है? मैम लग तो बहुत ही अच्छा रहा है कि कंपनी की 1 रुपए की लाइबिलिटी चुकाने के लिए उसके पास 22 के करंट एसेट्स है ना? आपको नहीं लग रहा कंपनी कैश को मैनेज ही नहीं कर पा रही है? कंपनी शुड इन्वेस्ट दैट पैसा इनटू मशीन्स एंड जनरेट मोर रेवेन्यू, जनरेट मोर प्रॉफिट, दे कैन, बट उनका कैश मैनेजमेंट ही नहीं है। यस और नो? आइडियली खुद ही हमारी कंपनी या हमारा आईएएस एंड आईएफआरएस बोल रहा है आइडियली आप इतना ही रखो, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। बट आप जब 22:1 रख रहे हो, मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए 22 की करंट एसेट्स, अरे यूटिलाइज दैट मनी, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन बाय अ न्यू प्लांट। आप क्यों पैसा ब्लॉक करके बैठे? हम नहीं बोलते हमारे पेरेंट्स को कि क्यों पैसा घर पे रखना है, इन्वेस्ट करो ना, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जो लोग समझदार थे जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आज तो माला माल हो गए। 55 पे इन्वेस्ट किया था, 1,20,000 रेट चल रहा है टुडे, और हर दिन 1,000 से बढ़ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो? सो आप यू कैन यूटिलाइज, आप उनको कमेंट नहीं कर सकते कि आपको तो ऐसा करना ही, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि यू कैन यूज दैट मनी to purchase a new plant or invest somewhere and generate more profits. Am I clear? So please बीने के तुमने तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है आइडली। क्योंकि आप यू कैन कमेंट किया, देखो आइडली तो 1:5, 1.5:1 है, सो यू कैन यूज दैट कैश इन अ बेटर वे, दैट करंट एसेट्स इन अ बेटर वे। बात समझ में आई? दिखने में बहुत अच्छा है, बट लॉजिकली कंपनी का लॉस है इसमें। डन? यस मैम। अब मैम समटाइम्स हमको दिख रहा है, तो पता है कैसा होता है, देखो जैसे आपने कभी देखा कि जब हमारे घर में शादी आ रही होती है, तो हमारे घर में खूब कैश होता है। क्यों? बिकॉज वी हैव टू परचेज अ लॉट ऑफ थिंग, इसलिए हम कैश रखते हैं। सो आपको देखना है कि बैलेंस शीट में ऐसा तो कोई नियर बाय उन्होंने नोट्स में ले रखा है कि कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज अ न्यू बिजनेस और प्लानिंग टू परचेज अ न्यू प्लांट, दैट्स वाई कैश है। सो बिफोर मेकिंग अ कमेंट, अगर कुछ प्रोवाइडेड नहीं है तो सिंपल सा यू कैन कमेंट कि कंपनी इज वेस्टिंग आवर मनी, दे शुड इन्वेस्ट।
ठीक है। बट आपको टू मेक बिफोर मेकिंग कमेंट यू शुड मस्ट सी कि कंपनी का कुछ अपकमिंग प्लान तो नहीं है, कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज न्यू थिंग्स, और ये भी हो सकता है कंपनी ने रिसेंट में कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया हो या कुछ चीज बेची हो। तो ऐसा थोड़ी है कि 31 मार्च को बेची, 31 मार्च को इन्वेस्ट करने चले गए, नहीं ना। तो हो सकता है कि 31 मार्च को कोई एसेट बेचा होगा, उसका पैसा आया होगा, दैट इज द कैश, दैट्स व्हाई द कैश इंक्रीजेस। बात समझ में आई? मैम ये तो हम तो बैंक में पैसा लेते हैं, अरे कैश और बैंक दोनों है करंट एसेट्स में। ये मत बोलना कि मैम हम तो कैश में लेते नहीं बैंक में लेते हैं, तो यहाँ तो नहीं आएगा। क्लियर है? पर आपको ये बात समझ में आई करंट रेशो क्या बोलता है? करंट रेशो शोज दैट कि 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कितनी करंट एसेट्स है। आइडियली कितना होना चाहिए? 1.5:1। अगर इससे ज्यादा है, 3, 4, 5 कंसिडरेबल है, ये हो सकता है। बट अनयूजुअली ज्यादा है तो आपको कमेंट करना चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? जनरली करंट रेशो उस बिजनेस में वैलिड होता है जहां पे इन्वेंट्री फास्ट मूविंग होती है। इट मींस दैट बिफोर मेकिंग द कमेंट आपको सारे कंपोनेंट्स देखने हैं करंट एसेट्स पे कमेंट करने के टाइम, कि इन्वेंट्री कितनी है, डेटर्स कितने हैं और कैश कितना है। अगर डेटर्स अनयूजुअली ज्यादा हैं, पिछले साल 1 लाख थे, इस साल 4 लाख हो गए, सो यू हैव टू, कि कंपनी आज सिर्फ करंट एसेट्स बढ़ाई जा रही है, सिर्फ डेटर्स बढ़ाई जा रही है पर उसे कलेक्ट नहीं कर पा रही है। बात समझ में आई? अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो? क्विक रेशियो मतलब देखो क्या होता है, मैंने आपको नहीं बताया कुछ जगह की इन्वेंट्री बहुत स्लो मूविंग्स होती है। मतलब आज आज खरीदी है तो वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जैसे मैंने आपको याद है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि मेरा बिजनेस ही बिल्डिंग बना के बेचना है, तो क्या बिल्डिंग 1 महीने में तैयार हो जाती है? एक एक साल, 1.5 1.5 साल लगता है। अब वो मेरी इन्वेंट्री है, अब मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो यार मैम इतनी जल्दी क्या वो करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी? इतनी जल्दी पैसा मिल जाएगा? अपन क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करे तो मेरे पास है 1.5 रुपए, जल्दी से पे कर सकता हूँ। तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री अगर इस चीज में ऐड कर दी तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी लाइबिलिटी पे कर पाऊं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्विक रेशियो? आप इसमें से क्या करते हो, जैसे कैश है प्लस रिसीवेबल्स हैं, आप इसमें इन्वेंट्री नहीं लेते, या तो फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये कब कब काम का आता है ये फॉर्मूला? ये सेम करंट रेशियो जैसा ही है, बट ये फॉर्मूला कब आता है? जब इन्वेंट्री क्या हो, स्लो मूविंग हो, बहुत जल्दी बाय सेल नहीं हो, तो वो हमारे लिए इतनी करंट एसेट्स में नहीं आती है, इसलिए इन्वेंट्री को एलिमिनेट करके हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? एम आई क्लियर एवरीवन? Settled हो? What is the current ratio? What is the quick ratio? The difference between the current ratio and quick ratio is same. ठीक है, बट एक बात सोचो, जब मैंने करंट रेशियो निकाला इट्स 3:1, एंड जब मैंने क्विक रेशियो निकाला इट्स 5:1, तो आपको समझ में नहीं, सॉरी, इस 1:1, तो आपको समझ में आएगा कि मेजर कंपोनेंट क्या है, इन्वेंट्री ही है। बात समझ में आ रही है? इट्स मीन्स दैट कहीं ना कहीं कंपनी कुछ मैनिपुलेट कर रही है इन्वेंट्री के थ्रू। अगर स्लो मूविंग इन्वेंट्री नहीं है, फास्ट मूविंग है और दोनों में वेरिएशन आ रहा है, इट्स मींस कंपनी के पास इन्वेंट्री ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस? आपने इधर क्या लिया, करंट रेशियो में कैश, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री तीनों ली, यहां से इन्वेंट्री हटा दी तो रेशियो एकदम गिर गया। इट्स मींस दैट मेजर कंपोनेंट किस चीज का है, इन्वेंट्री का है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का पर्पस है टू मैनिपुलेट दैट रेशियोज, आइडल रेशियो नहीं मेंटेन कर पा रहे, इसलिए उन्होंने इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ कबाड़ी की है। एम आई क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? क्योंकि देखो जो भी बनाता है ना, हम कहते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ट्रू एंड फेयर बनाएंगे, बट सबसे बेस्ट होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखे। ठीक है, इसीलिए ऑडिट होता है। एक बात सोचो, अगर आप बिल्कुल ही करेक्ट बनाओगे, सही रिप्रेजेंट करोगे, तो ऑडिट की जरूरत है क्या? ऑडिट क्यों होता है कि आपने जो बनाया वो सही तो बनाया। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट के पास वेराइटीज ऑफ स्ट्रैटेजीज होती है, वेराइटीज ऑफ लूप होल्स होते हैं। देखो हम आज इनकम टैक्स में भी लूप होल्स निकाल लेते हैं, तो क्या लगता है कि अकाउंट्स जो 50 साल से प्रैक्टिस में होगा उसके पास लूप होल्स नहीं होंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत दिख के भी अच्छा दिखे? बात समझ में आ रही है? लोन लेना है,
गंदे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लोन नहीं मिलता कि प्रॉफिट ही नहीं है, स्टॉक्स ही नहीं है, इन्वेंटरी नहीं है, वो मैनिपुलेट करते हैं, लिटरली मैनिपुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई ऑडिट कंपलसरी है। अगर मैनिपुलेशन होता ही नहीं तो आप सोच लो, हम अकाउंटेंट को भी पैसा दें और हम ऑडिटर को भी पैसा दें, कहाँ कहाँ का वैल्यू है? अगर हम बिल्कुल ही सत्यवादी की तरह काम कर रहे होते हैं, नहीं तो जो मैनेजमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती ही है। तो ये जो रेशियोज होते हैं ना, इट विल हेल्प यू, क्या उनका कहाँ पे वो गड़बड़ी कर रहा है। देखो ना, 3:1 और 1:1 में क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री का मैनिपुलेशन है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोल रही एग्जैक्ट है, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ आइडिया मिलता है कि देयर समथिंग हैपनिंग इन अ इन्वेंट्री। आप देख लो, अगर आपको लगता है यू आर सैटिस्फाइड, इट्स ओके, मतलब वो स्लो मूविंग इन्वेंट्री होगी। बात समझ में आई? एम आई क्लियर एवरीवन? ये दो रेशियोज आपने पढ़े थे, विच इज कॉल्ड करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियो। देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये रेशियो क्या बोलता है? हाउ मच करंट एसेट्स इज अवेलेबल टू सेटल $1 ऑफ लाइबिलिटी। इट्स मींस दैट इफ द रेशियो इज 3:1, इट्स मींस यू टू रीपे द वन लाइबिलिटी, आपके पास 3 की करंट एसेट्स है। एम आई क्लियर? अभी रेशियोज, आइडल रेशियो क्या है? 1.5:1। हायर इज बेटर, ऑब्वियसली हायर इज बेटर है। लो करंट रेशियो इज रिस्की फॉर क्रेडिट, ऑब्वियसली। अगर आपका वेरी 0.5:1 है, मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए यू हैव द एसेट 0.5। क्रेडिटर बिजनेस करना पसंद करेगा क्या? मेरी लाइबिलिटी नहीं पे कर पाएंगे ये तो, जब जरूरत पड़ेगी पे करने की तो। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ऑब्वियसली करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी की बात नहीं करता है। इफ रेशियो इज टू हाई देन इंडस्ट्री एवरेज और अ प्रीवियस ईयर, इट इंडिकेट्स द एंटिटीज ओवर लिक्विडिटिंग फोकस, मतलब कंपनी ओवर यूटिलाइजिंग कर रही है, ओवर यूटिलाइजिंग नहीं, उसके पास ओवर लिक्विडिटी, इज नॉट यूटिलाइजिंग द फंड इन अ बेटर वे। Investors' relationship with the profitability, accounting factors can be manipulated by keeping the high inventory level. ये कैसे कमेंट कर सकते हो? By calculating दोनों रेशो, क्विक रेशो और ये कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ज्यादा वेरिएशन आ गया, इट्स मींस दैट मैनिपुलेशन चल रहा है इन्वेंट्री में। यस और नो? इफ द कंपनीज इन्वेंट्रीज डे, ये मैं निकालना सिखाऊंगी आपको। सम अदर बिजनेस फैक्टर्स कैसे हैं? इफ देयर इज एनी मेजर इन्वेस्टमेंट जस्ट बिफोर द ईयर एंड, आपका करंट एसेट्स क्यों भी कम हो सकता है, आपने कोई इन्वेस्ट किया होगा इसलिए कैश खत्म हो गया होगा, आया होगा कैश, फिर कुछ डिस्पोज्ड ऑफ किया होगा। चेक इफ इन्वेंट, मैंने आपको सारे आइटम्स, इन्वेंट्री, कैश एंड रिसीवेबल्स, आपको देखना है कि कौन सा आइटम ह्यूज है व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेशियोज, ठीक है? एंड करंट एसेट्स में अगर कैश ज्यादा है तो इट कैन बी यूज पुट टू अ बेटर यूज, एंड हाई इन्वेंट्री समटाइम्स शो द स्लो मूविंग स्टॉक्स। एम आई क्लियर एवरीवन? सिमिलरली, करंट एस क्विक रेशियोज, एसेट टर्न रेशियोज में आप करंट एसेट्स में से क्या एलिमिनेट करते हो? इन्वेंट्रीज। ये क्लियर लिक्विडिटी बताता है। देखो, रिसीवेबल्स इज कंप्लीटली लिक्विड एसेट्स, कैश, इन्वेंट्री तो बिकेगी तो पैसा आएगा। तो ये तो अगर आपको एक्चुअल में लिक्विडिटी देखना हो तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एसिडिक रेशियो, ठीक है? ओनली सुटेबल फॉर बिजनेस विद स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज लाइक कार्स। ये आप कब निकालते हो? जब स्लो मूविंग होती है। कार्स 3-4 साल में बिक रही है तो भैया वो इन्वेंट्री में ऐड करके करोगे क्या? टू मच गैप बिटवीन क्विक रेशियो एंड करंट रेशियोज वुड डिनोट्स द हाई इन्वेंट्री। देखा हमने? एंड हाईली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस मोमेंट, जब कंपनी पे लिक्विडिटी क्राइसिस हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द कैश रेशियो। एम आई क्लियर एवरीवन? अब हम लिक्विडिटी में ही 3 रेशियोज और पढ़ेंगे, ठीक है? बट हमारे पास टाइम नहीं, तो एक रेशियो तो पढ़े, विच इज कॉल्ड, अब हम वर्किंग कैपिटल रेशियोज पढ़ रहे हैं। जो मेन रेशियोज है ना, देखो एग्जाम्स में जो मेनली पूछे जाते हैं वो जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, ठीक है? करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज होते हैं, ठीक है? या फिर इन्वेस्टर्स रेशियोज होते हैं। अब वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है? देखो, फर्स्ट रेशियो इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैम व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? देखो, आपने जिस दिन से वो आइटम खरीदा, क्या उसी दिन बेच दिया होगा? नहीं। तो दैट रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला? इन्वेंट्री अपॉन क्रेडिट सेल,
इंटू 365 डेज ले लो, या फिर 52 वीक्स ले लो, या फिर 12 मंथ्स ले लो, इट्स अप टू यू। जनरली 3 डेज में निकाला जाता है, ठीक है। नीचे क्रेडिट सेल लिखा है, बट जनरली हमको एग्जाम्स में क्रेडिट सेल्स प्रोवाइडेड नहीं होती है कि स्पेसिफिकली बता दे कितनी क्रेडिट है, तो यहां पे हम लेते हैं पूरा रेवेन्यू, ठीक है। सपोज ये 30 डेज आया, कितना आया? 15 डेज। आपने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, एंड द आंसर इज 15 डेज। इट मींस दैट आप जिस दिन से इन्वेंट्री खरीदते हो वो कितने टाइम में बिकती है? वो विद इन 15 डेज में बिकती है। इट मींस इन्वेंट्री से वो सीओजीएस में कब आ जाती है? विद इन, एक मिनट, इन्वेंट्री है ना, तो यहाँ पे सीओजीएस आना चाहिए, एक मिनट। क्रेडिट परचेज होता है, सॉरी। क्रेडिट परचेज की जगह आप रेवेन्यू की जगह इसमें क्या यूज करोगे? पूरी सीओजीएस। एम आई क्लियर? हमको नहीं बता रखा होता है क्रेडिट परचेज कितनी है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सीओजीएस। बात समझ में आई? इट मीन्स दैट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये बताता है कि वो इन्वेंट्री जिस दिन से आपने खरीदी है कितने दिनों में बेच पाए हम? 15 डेज में। सो व्हाट यू थिंक, हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर? मैम इन दैट केस लोअर इज बेटर। 2 दिन आ जाए, 5 डेज आ जाए, 6 डेज आ जाए, तो लोअर इज ऑलवेज बेटर इन दैट केस, ठीक है। क्या हुआ? What is the formula? Inventories divided by COGS into 365, 12 and 52. That is called inventory holding period. आप inventory को अपने stocks में कब तक hold करके रखते हो? Am I clear everyone? Yes ma'am. क्या बताता है कि how much time does it take to sell the inventories? If it is a 15 days, it means that आपकी वो inventory कितने period में sale होती है? 15 days में। Lower inventories days is better. That shows inventory is fast moving, demand is good. ठीक है। जितना हायर पीरियड होगा, इट्स गिव अ रिस्क कि या तो आपकी, देखो अगर जैसे 30 डेज हुए, तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर, अब जैसे फ्रूट्स का बिजनेस है और 13 डेज की इन्वेंट्री है, डेड स्टॉक हो जाएगा पूरा। तो आप बिफोर मेकिंग कमेंट आपको देखना है कि नेचर ऑफ बिजनेस भी कैसा है। अब कार का बिजनेस है तो आप उसमें बोल सकते हो कि इन्वेंट्री स्लो, इन्वेंट्री टर्न गलत है, कम है। नहीं, वहां तो नॉर्मल है, 13 डेज, 30 डेज, 45 डेज में इन्वेंट्री सर्कुलेशन में आती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। यही फ्रूट का बिजनेस है, 15 डेज भी गलत है उसके लिए तो, बट यही कार का बिजनेस है, बहुत अच्छा है 15 डेज। तो बात समझ में आई? Longer ratio would reflect risk of obsolescence and slowdown in a sales. And when products become more complex, the inventory days increases. जैसे कार का बिजनेस, बिल्डिंग्स का बिजनेस जो स्लो मूविंग होती है तो उसमें इन्वेंट्री डेज ज्यादा होंगे, यस और नो? तो आप कमेंट करो कि यार मैम ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आइडियली उस कंपनी, उस नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वेंट्री डेज कितने होते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? परचेज टू नॉट टू हैव स्टॉक आउट। अब कैसा हो रहा है इन्वेंट्री डेज, पता है कभी समटाइम्स कैसे बढ़ जाते हैं। सपोज मुझे ना सामने वाले ने बोला कि अगर आप यहाँ से, अभी मैं उससे 20-20 पैकेट्स उठाती थी, उसने बोला यार तू 500 उठा ले, मैं तेरे को हर दिन जाके 20 उठा रही हूँ। उन्होंने बोला एक साथ 500 उठा लो, मैं आपको अच्छा खासा ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा। तो मुझे लगा पैसा है यार, ले लो यार, खरीद तो रोज ही रहे हैं। सो डू यू थिंक इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, और इन्वेंट्री ज्यादा हो गई तो उसके डेज होल्डिंग पीरियड्स बढ़ जाएंगे, यस और नो? इवन तो होल्डिंग पीरियड्स बढ़ रहे हैं, बट रीजन क्या हुआ? मैंने बल्क परचेज किया है। क्यों? टू गेट दी ट्रेड डिस्काउंट। लॉजिक बैठा? सो बिफोर कमेंटिंग ऑन होल्डिंग पीरियड यू हैव टू सी कि इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है। बट व्हाट इज रेशियो शोज इज दैट रेशियोज पर्टिकुलरली शोज दैट कंपनी कितने टाइम में उस इन्वेंट्री को बेचती है। डन? सेकंड,
रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अब रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड क्या होता होगा? ठीक है, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, देखो आपने इन्वेंट्री बेच दी, कितने दिन में बिकी? यहां इन्वेंट्री खरीदी थी, ठीक है, यहां बेच दी, तो 15 डेज में बेच दी। अब यहां पे क्या क्रिएट हो गए होंगे? तो वो ये देखना चाहता है कि आपकी कंपनी हाउ इफेक्टिवली कलेक्ट देयर रिसीवेबल्स, हाउ दे मैनेज टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स। सपोज द डेज इज 15 डेज, इट मींस दैट आप जिस दिन से वो रिसीवेबल्स क्रिएट हुए हैं, आप उसको कितने दिनों में कलेक्ट कर लेते हो? तो कैन आई से योर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 15 डेज। एम आई क्लियर एवरीवन? तो मैम, ये भी हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर? लोअर इज बेटर। जितना जल्दी कंपनी कलेक्ट कर रही है, इट मींस दैट कंपनी बहुत प्रॉम्प्ट है टू कलेक्ट देयर कैश। ठीक है, कंपनीज की कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपनीज की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। कंपनी बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपने डेटर्स का ध्यान रख रही है और कलेक्ट कर रही है। बट समटाइम्स देखो, अगर आप मेरी दुकान पे आओ और कोई दुकानदार बोल रहा है कि मैं आपसे 40 दिन में पेमेंट लूंगी, और मैं बोल रही हूँ मैं 15 डेज में पेमेंट लूंगी, कहाँ खरीदना पसंद करोगे? अगर सेम क्वालिटी ऑफ चीज है, तो मैम समटाइम्स ये जो पीरियड कम होता है ना, तो इसकी वजह से मेरे कस्टमर्स भी चले जाते हैं। बात समझ में आई? तो और समटाइम्स अगर ये ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज फॉर टू अट्रैक्ट दी मोर कस्टमर। अगर आपको आइडियली इसके आपके 15 डेज से 55 डेज हो गए, 55 तो अनयूजुअली हो गए, 30 डेज हुए या 25 डेज हुए, तो आप क्या कमेंट कर सकते हो? अब इसमें आपको कमेंट करना, तो आप देखोगे रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ा, तो आप इसके साथ कमेंट कर सकते हो कि ये क्यों बढ़ा है रिसीवेबल्स पीरियड, ताकि हम मोर कस्टमर अट्रैक्ट करें, और वो रेवेन्यू के फॉर्म में दिख भी रहा है, यस और नो? अगर आपका रेवेन्यू बढ़ा, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको, हम दोनों में से किसके यहाँ जाओगे? जहाँ 40 है, तो मैक्सिमम 40 अगर उसके यहाँ पे गए, तो उसका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही ना। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो मैम, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है और रिसीवेबल्स पीरियड भी बढ़ रहे हैं, तो मे बी मैम इट वांटेड टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, सो इट दे प्रोवाइड्स अ मोर क्रेडिट टर्म्स पॉलिसीज। एम आई क्लियर? बट बहुत अनयूजुअली हाँ है, ज्यादा पीरियड्स है, तो आप क्या बोलोगे? कंपनी कैश मैनेज नहीं कर पा रही है, कंपनी में भी हो सकता है सून विल फेस अ फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि एक बात चलाओ, बताओ पैसा कितने दिन अटका? 15 दिन अटका कि 30 दिन अटका? इस केस में पैसा कितने दिन अटका? हाँ, 15। आप यहां से देख रहे हो, बट मैंने तो यहां पैसा दिया था ना, मेरा पैसा तो 30 दिन के लिए अटक गया। पहले तो इन्वेंट्री के फॉर्म में पड़ा रहा, और फिर डेटर्स के फॉर्म में पड़ा रहा, मेरा पैसा 30 दिन अटका। अब ऐसे ही हर साल, मतलब हर बार टाइम बढ़ता जाएगा, मेरे पास पैसा तो रहेगा नहीं, पर मुझे स्टॉक तो खरीदना है, और स्टॉक खरीदा तो पैसा लाओगे कहां से? तो मैम, कहीं ना कहीं आज तो फर्क नहीं पड़ रहा है, हम पर्सनल पैसा लगा लेंगे, पर एक दिन तो ऐसा आएगा जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, कैश क्राइसिस आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सो अब मैम देखो, ये तो मैंने आपको वेराइटीज ऑफ ओपिनियन दे दिए, तो मैम हम कौन सा ओपिनियन लिखेंगे? डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कैसा दे रहा है। जैसे यहां से 15 डेज से पिछले साल 15 डेज था, इस साल 20 डेज हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका टर्म बढ़ गया। आप फिर रेवेन्यू देखो, क्या रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है, इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, हमने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, हमारा रेवेन्यू अच्छा बढ़ गया। बात समझ में आई? बट रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा और क्रेडिट पीरियड बन गया, इट्स मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं क्राइसिस में चली जाएगी। वो अपने डेटर्स को कलेक्ट नहीं कर पा रही है टाइम टू टाइम, या उस पे आई नहीं रख पा रही है। क्या होता है, क्यों छूटता है? जैसे मुझे नचिकेत से 1 लाख रुपए लेना है, अगर मैं प्रॉम्प्ट हूँ कि मुझे पता है लेना है, तो मैं याद रखूंगी इतने डेटर्स है, कंपनी भूल ही गई, दूसरे काम में लग गई, वहां कलेक्ट करेंगे करेंगे करेंगे, तो वो टलता जा रहा है, तो उस वजह से मेरे डेटर्स अनयूजुअली बढ़ते जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे दिखेगा? सेल्स से, रेवेन्यू से दिखेगा। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए फायदा है। क्लियर है? रिसेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल्स हमको नहीं प्रोवाइडेड होती, तो हम सेल्स की जगह क्या यूज करेंगे? प्योर रेवेन्यू। ठीक है, फिर डेज में आया, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर्स? लोअर द बेटर एज यूजुअल, शुड रिफ्लेक्ट द इंडस्ट्री पॉलिसीज। अब
क्या पॉलिसीज है? लेंदी डे ऑफ रिसीवेबल्स इज अ साइन ऑफ रिस्क ऑफ बेड डेब्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द कंपनी। अगर लॉन्गर क्रेडिट पीरियड दिया तो मेरे को पैसा तो चाहिए गुड्स खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? लोन लूंगी, और लोन लिया तो मेरा फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगा। यस और नो? Sometimes lengthy day of receivables due to the policy to attract more trade. 15 days, 40 days, किसके पास जाओगे? 40 days, अगर सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स है। बात समझ में आई? सेटल्ड हो? अब इसका एक और बच रहा है, बट हमारा टाइम का शॉर्टेज है। पेबल्स पेमेंट पीरियड, इट इज सेम थिंग। क्रेडिटर से कितना लेना, दैट विल आई एक्सप्लेन यू टुमारो। डन? यहां तक सेटल्ड हो? हमारा जॉब क्या है आज घर जाके? बुक से पढ़ना है। ठीक है? आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ बुक से पढ़ के आना है, कुछ लाइंस कुछ पॉइंटर्स नहीं। मोस्टली तो मेरे ख्याल से आप जब बुक पढ़ते होगे तो आपको समझ में आती होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो एक बात बताऊं, जो मैं रेशोज आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको डाइवर्सिफाइड ओपिनियन दे देती हूँ कि अच्छा भी हो सकता है, बढ़ना भी अच्छा हो सकता है, और बढ़ना बुरा भी हो सकता है, दोनों में ओपिनियन दे दी। तो एग्जाम में हम कौन सा ओपिनियन फॉलो करें? क्योंकि मैंने क्रेडिट पीरियड बढ़ना भी अच्छा बता दिया कि अट्रैक्ट मोर कस्टमर, और क्रेडिट पीरियड बढ़ना ये भी बता दिया कि हमारे लिए रिस्क ऑफ बेड डेब्ट है। दोनों ओपिनियन बता दिए। तो हमको एग्जाम्स में कंपेयर करना पड़ेगा चीजें, और तभी हम कमेंट कर पाएंगे। बात समझ में आई? है ना? तो दोनों ओपिनियन सही है, पर हमारे केस में क्या ओपिनियन लगता है वो देखना है। ठीक है? एम आई क्लियर एवरीवन? कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? एवरीवन? विकसित, पायल, प्रियांशी, रितोष, शिखा, स्वाति, चीजें समझ में आई क्या? यस मैम। कोई यस डाउट? मैम। आप लोगों को डाउट्स नहीं रहते कि आप लोग कभी नहीं पूछते हो? शिखा, स्वाति, मतलब मैं इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाती हूँ, आई नो दैट, बट कभी डाउट्स आते नहीं आपके? पायल, मतलब नॉट टुडे, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स ना, प्लीज डाउट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है? ओके एवरीवन, बाय बाय।